हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सामने है आपके। किस देश ने दरियाई घोड़ों को कोकिन हिप्पो का नाम दिया है और जैव विविधता के लिए खतरा बताकर इनमें से 80 को मारने का फैसला किया है? दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर जो पशु प्रेमी हैं बहुत हंगामा कर रहे हैं इसको लेकर। आंसर कोलंबिया, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि क्या हुआ है वहां पर। तो कोलंबिया की सरकार ने 80 दरियाई घोड़ों को मारने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इथनेशिया, मतलब इच्छा मृत्यु। नाम तो इच्छा मृत्यु है, लेकिन वहां की सरकार अपने मन से 80 दरियाई घोड़ों को मारना चाहती है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये कोलंबिया है कहाँ पर और कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो प्यारा भारत आप देख रहे हैं, और कोलंबिया जो है ना वो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। और उसी में एक तो वेनेजुला आप काफ़ी जानते होंगे, ये वाला है। उसी के बगल में ये कोलंबिया है। उसकी सीमा ये इस तरह से लगती है अलग अलग देशों से। इसका जो पड़ोसी है पनामा भी है पड़ोसी, पेरू है, ब्राज़ील है, वेनेजुला है, ओके, इक्वाडोर है। तो ये इसके पड़ोसी देश है और कोलंबिया ये रहा। इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। राष्ट्रपति हैं यहाँ के गुवास्तो पेट्रो। मुद्रा यहाँ पर चलती है कोलंबियाई पेसो। ठीक है। अब मामला क्या है हुआ ये है कि दरअसल 1980 की बात है, 80 के दशक की बात है। और उस वक्त बहुत ही कुख्यात ड्रग तस्कर था पोल्वो एस्कोर, ओके, इस देश में। तो उसने अवैध रूप से बहुत सारे जानवर दुनिया भर से मंगवाए थे। अपना प्राइवेट एक जो है ना चिड़ियाघर बनाया हुआ था। जब इसको बार मारा गया तो जानवरों को कुछ चिड़ियाघरों में भेज दिया गया और कुछ को दूसरे देशों में वापस भेज दिया गया था। लेकिन 4 जो हिप्पो थे वो जंगल में ही छोड़ दिए गए थे 80 के दशक में। और उसके बाद से अब 250 से या उससे भी ज़्यादा अब संख्या हो गई है कोलंबिया में। और ख़ास तौर पे वो मैग्डालेना नदी जो बेसिन है उस तरफ वो रहते हैं। और वो उनका टकराव लोगों से भी होता है। ठीक है। अ, अगर ऐसा कहना है वहाँ की सरकार का कि अगर हिप्पो को नहीं मारा गया, कोलंबिया की सरकार का कहना है, तो 2035 तक इसकी संख्या 1500 या 1500 के आसपास हो जाएगी। हिप्पो दरअसल दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी नहीं है। वहाँ के आसपास के देशों में ये नहीं पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर शाकाहारी होते हैं और डेली 40 किलोग्राम लगभग घास जो है ना वो चर लेते हैं। अब सवाल होगा कि कोलंबिया इसको मारना क्यों चाहता है। कोलंबिया की जो पर्यावरण मंत्री हैं इरेन वलेस, तो उन्होंने हिप्पो को कहा है कि इसको मारने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब नाम तो दिया है इच्छा मृत्यु। कहा है कि नसबंदी और दूसरे जो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के प्रयास जो है ना वो महंगे और अप्रभावी साबित हुए हैं। और एकमात्र कोलंबिया ही है जो जहाँ पर दरियाई घोड़े की आबादी पाई जाती है, ठीक बड़े पैमाने पर। अफ्रीका के बाद एकमात्र यही है, ऐसा कहना है। बाकी देशों में क्या है ना वो चिड़ियाघरों वगैरह में देखा जाता है। तो दलदली परिस्थिति के कारण आबादी इसकी बढ़ती गई है। और जो फूड चेन है उसमें ये वहाँ पर सबसे ऊपर है, इनको खाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी काफ़ी दुनिया भर में चर्चा है कि कोलंबिया में हिप्पो को मारने का आदेश हुआ है, 80 हिप्पो को। ठीक है। कोलंबिया आपको मैंने मैप में दिखा ही दिया है। कोलंबिया जो है ना वो यहाँ पर ये वाला देश है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किस भारतीय वन्यजीव बचाओ उपचार पुनर्वास केंद्र ने 80 दरियाई घोड़ों को आजीवन देखभाल का प्रस्ताव दिया, जिन्हें कोलंबिया में मारने का फैसला हुआ है? तो वन तारा, भारत में जो वन तारा है, जो अनंत अंबानी जिसको चलाते हैं, जामनगर में स्थित है ये। और ये करीब 3,500 एकड़ में फैला हुआ है। तो वहीं पर ये प्रस्ताव दिया गया है। कोलंबिया की सरकार को एक लेटर भी भेजा गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के अनंत अंबानी ने ये भेजा है लेटर कि हम वहाँ से उठा कर ले आएंगे और यहीं पर रखेंगे। लेकिन बहुत सारी चिंताएं भी हैं। यहाँ पर जो संरक्षणवादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो गर्मी है उस जगह की, यानी गुजरात के जामनगर की, वहाँ पर क्या वो रह पाएंगे। खैर ये चर्चा है, इसलिए ये आपके लिए मैंने बता दिया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, 29 अप्रैल को उन्होंने यूपी के हरदोई में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया उन्होंने। 594 किलोमीटर ये लंबा है एक्सप्रेसवे। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, ठीक है, मेरठ और वहाँ प्रयागराज। और इससे मेरठ और प्रयागराज की दूरी दूरी तो उतनी ही थी लगभग, लेकिन जो समय लगता था 11-12 घंटे पूरा करने में नॉर्मल जो नेशनल हाईवे था उससे, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से मात्र 6 घंटे में ये पूरी की जा सकेगी। इसकी लागत आई है 37,350 करोड़, यानी 37,350 करोड़ रुपए की लागत आई है। 5 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, इससे पहले ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो यूपी का सबसे बड़ा या सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था, उसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। अब ये सबसे लंबा जो है ना गंगा एक्सप्रेस हो गया है, उससे भी बड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फाइटर जेट के लिए एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, वहाँ पर शाहजहाँपुर के जलालाबाद के आसपास वहाँ 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, जहाँ पर विमान जो है ना जो एयरफोर्स के हैं बड़े विमान भी, फाइटर जेट, इसके अलावा बड़े विमान भी, ट्रांसपोर्ट वाले भी, वो भी उतर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, युद्ध के समय, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इससे क्या है फ़ायदा है, बरेली का जो त्रिशूल एयरबेस है, आगरा का एयरबेस है, हिंडन एयरबेस है, गाजियाबाद का, उन सबको फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। और एक और बात कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर 3-3 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाया हुआ है। पहला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और तीसरा ये गंगा एक्सप्रेसवे है। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात होती है जो नोएडा से आगरा तक का है, कि वहाँ भी है, लेकिन ये 2015 में टचडाउन बस किया गया था फाइटर जेट का, ठीक है। वहाँ उतर सकता है लेकिन एयर स्ट्रिप उस तरह का बना हुआ नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये 12 जिलों से होते हुए आएगा, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे। क्लियर होगी बात? कौन कौन से जिले हैं? तो मेरठ, हापुड़, बुंदेलखंड, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और फिर प्रयागराज पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पश्चिम एशियाई देश को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी उसके 34 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है? आंसर होगा ईरान, ठीक है। अब आप देखिए कि अमेरिका जिस चीज को लेकर ईरान पर हमला किया कि वहाँ पर यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है और वहाँ परमाणु बम बनाया जा रहा है, अब उन्हीं चीज़ों की जो संधि है ना, उसी का उपाध्यक्ष इसको बना दिया गया। अच्छा, सम्मेलन हुआ, 5 साल पे होता है ये एनपीटी का सम्मेलन, और वियतनाम अभी अध्यक्ष है। तो उन्होंने बताया कि ईरान का नाम जो है ना वो गुट निरपेक्ष देशों के ग्रुप से आया था, ठीक है। तो 11वां ये परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन थे, एनपीटी ये रिव्यू कॉन्फ्रेंस था, उसी के दौरान उसको भी चुन लिया गया है। तो 34 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय समूह से होते हैं, अलग अलग वक्त में चुने जाते हैं। तो अभी गुटनिरपेक्ष देश जो किसी के पक्ष में नहीं, ऐसा कहने वाले जो देश है, भारत भी लंबे समय से रहा है गुटनिरपेक्ष देशों में, तो उसकी ओर से इसको नाम भेजा गया था 100 से भी ज़्यादा देशों के द्वारा, और इसमें उसको उपाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, इसके बाद पूरी मिर्ची लग गई है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को कि ईरान को क्यों उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इन देशों का तर्क है, यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी का, कि ईरान खुद परमाणु संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको इस पद पर बैठाना अपमानजनक है इनके लिए। ये कह रहे हैं तमाम देश कि ईरान को उपाध्यक्ष बनाना अपमानजनक है। अब सवाल होगा कि एनपीटी है क्या? एनपीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि, एक इंटरनेशनल संधि है, और इसे 1968 में सिग्नेचर किया गया था दुनिया के बहुत सारे देशों ने, और 1980 से ये लागू हुआ। लगभग यूनाइटेड नेशंस के 195 देशों में से 191 191 देश जो है ना वो इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य जो है ना वो ये है कि जो 5 मान्यता प्राप्त परमाणु
सशस्त्र देश जो उस समय थे 5, अब तो संख्या बढ़ गई है, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तो उनके अलावा, ठीक है, उनके अलावा कोई भी देश जो है ना वो परमाणु हथियार ना रखे। तो मतलब वो एनपीटी पर सिग्नेचर करवाते थे तमाम देशों से, और इसकी शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये रहेगा। और निरस्त्रीकरण जो है ना वो आगे होगा। ये जो जिनके पास परमाणु बम भी हैं, परमाणु ताकतें हैं, वो भी अपने हथियार को कम करेंगे। भारत ने हालांकि इस पर कोई सिग्नेचर नहीं किया था। भारत का मानना था कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है और बाकी दुनिया पर प्रतिबंध लगाता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, इसराइल, साउथ सूडान, ये सब शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें एनपीटी का मकसद यही था कि मतलब एक तो हथियार, परमाणु हथियार को कम करना, जो उस पर फेल हुआ है वो, क्योंकि हथियार तो सब बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि हम परमाणु हथियार और बढ़ाएंगे, चीन अलग बढ़ा रहा है, ठीक है, और बाकी देशों पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि वो सब ना बनाएं, ठीक है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। ईरान ने सिग्नेचर किया हुआ है काफ़ी पहले से, 1968 में, लेकिन बाद में जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई वहाँ पर, और जो वर्तमान जो सरकार है जिस तरह की प्रक्रियावादी, तो वो जो है ना वो उसकी उसने भी इसको माना है, ठीक है, कि हाँ हम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ईरान पर आरोप लगाता रहा है कि वो इस नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और इसलिए हमला वगैरह भी कर दिया था पिछले दिनों, ठीक है। क्लियर हो बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ आज का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और शार्प लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना ज़रूर। यहाँ पर बैचेज हैं 2 तरह के, एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है। दूसरा है स्पीसीएस लेवल का है। इसमें क्या है, करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे पिछले 2 सालों के भी, अगले 1 साल यानी 365 दिनों तक अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप, बहुत ही शानदार होगा। और अभी ऐलान कर दूं कि कल जो है ना वो वीकली करंट अफेयर्स आएगा, जो 3rd एंड 4th वीक का होगा, और नेक्स्ट संडे को हम मंथली अप्रैल का करंट अफेयर्स भी लेकर आएंगे, ठीक है। और अगले 5-6 तारीख को जनवरी से अप्रैल तक का भी हम आपको करंट अफेयर्स एक साथ दे देंगे वीडियो में। ओके, तो शार्प लर्निंग जरूर डाउनलोड करें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में 9000 रन पूरा करने वाले पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं पहले, ठीक है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए वो खेलते हैं, आरसीबी के लिए। तो 27 अप्रैल को उन्होंने जो नो 9 मतलब 27 अप्रैल को उन्होंने 9000 रन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। उनसे मतलब दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा है, ओके। नंबर 1 पे अभी 9000 रन प्राप्त करने वाले विराट कोहली हैं। फिर रोहित शर्मा 7183 हैं। फिर शिखर धवन है 6700 6739 पे, ठीक है। हालांकि ये अभी तक का रिकॉर्ड है, उसके बाद ये नंबर और भी बढ़ सकता है, हो सकता है 10,000 भी पार कर जाएं विराट कोहली आने वाले वक्त में, हो सकता है अगले या 2 आईपीएल के बाद। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? नाम क्या है उनका? आंसर होगा इसका रितिका श्री, ठीक है, रितिका श्री। द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। जब भी कोई एक बड़ा बदलाव सा होता है ना, और पहली बार कुछ होता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशंस में। तो ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको स्टेट पैनल अंपायर एग्जामिनेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए, और पहली बार जो है ना वो 3rd जेंडर का भी कॉलम रखा गया था। तो 31 वर्षीय हैं, ट्रांसजेंडर महिला हैं, और इनको अंपायर जो है ना वो बना दिया गया है, ठीक है। तमिलनाडु की पहली है, देश की पहली कहेंगे हम। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, और हालांकि इंजीनियरिंग छोड़ के वो बीच में कॉल सेंटर में काम करते रही। आईपीएल देखते हुए उन्होंने अंपायरिंग का शौक लगा उनको, और अंपायरिंग करने लगी। वो शुरू में मना किया गया, लेकिन बाद में
फिर वो अंपायरिंग में उनका नाम आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना जो है ना वो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास करने जा रही है और उसका नाम है प्रगति। तो उसकी मेजबानी करेगी भारतीय सेना। तो इसमें कितने देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं भारत के अलावा? आंसर होगा 11, और भारत को लेके तो टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। प्रगति का जो पूरा नाम है ना वो है पार्टनरशिप फॉर रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। तो ये 18 से 31 मई तक आयोजित हो रहा है और ये मेघालय के उमरोई में जो विदेशी प्रशिक्षण नोड है वहीं पर ये आयोजन होगा। प्रगति अभ्यास ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 11 देश इसमें जो है ना वो शामिल हैं। ओके, तो 11 देशों में कौन कौन है आप ये यहाँ पर देख भी सकेंगे। अभी इंडिया, लाओस, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका वगैरह वगैरह बहुत सारे जो हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं ना वो सब है। जब होगा आयोजन तो फिर मैं और डिटेल में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी आज़ादी के 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति की तस्वीर वाला खास पासपोर्ट जारी करने का फैसला लिया? मतलब सभी का पासपोर्ट अब उसमें राष्ट्रपति दिखेंगे। आंसर होगा यूएसए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है ना वो बहुत सारे अलबेले काम करते हैं, उनमें ये भी है। तो अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसी ने अभी अप्रैल में 28 अप्रैल को ये जानकारी दी है। लिमिटेड एडिशन होगा, डिज़ाइन होगा और अमेरिकी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का फोटोग्राफ होगा और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन सिग्नेचर भी होगा। ठीक है, तो जो कुछ लोग नए लोग बनवाएंगे उनका ये फोटोग्राफ होगा। ठीक है, तो ये एक नई बात है। ट्रंप कई चीज़ों में अपना नाम रख चुके हैं, अलग अलग चीज़ों में। अब ये पासपोर्ट पर अपना नाम, अपना फ़ोटो ही देना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की जो तारीख थी ना दोनों एक ही थी, उसी को लेकर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है जैज डे। जैज जो है ना वाद्य यंत्र है, ये इसके लोकप्रियता के लिए। ओके, तो ये यूनेस्को द्वारा घोषित है ये दिवस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और वीकली करंट अफेयर्स कल आएगा, 3rd and 4th वीक अप्रैल का, और संडे को पूरे अप्रैल का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और फिर नेक्स्ट जो 5th या 6th मई को जनवरी से लेकर अप्रैल का टोटल करंट अफेयर्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा अलग से। ओके, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। ओके, बाय।